आज की इस वीडियो में विद्यार्थियों को वृत्त नामक अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सिखाया जा रहा है। पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, दो वृत्तों परस्पर ए तथा बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एडी तथा एसी वृत्तों के व्यास हैं। सिद्ध कीजिए बिंदु बी रेखाखंड डीसी पर स्थित है। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। जैसा कि बताया गया है कि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये हमने दो वृत्त बना लिए। ए और बी पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। एडी तथा एसी वृत्तों के व्यास हैं। तो पहले वृत्त का केंद्र ये हो गया, दूसरे का केंद्र ये हो गया। तो ये एडी व्यास हो गया और ये एसी दूसरे वृत्त का व्यास हो गया। फिर कहा जा रहा है कि बिंदु बी रेखाखंड डीसी पर स्थित है, अर्थात डीसी को जब हम मिलाएंगे तो ये बिंदु बी यहाँ पर आ जाएगा। यही सिद्ध करना है। तो इसमें हमको ज्ञात क्या है, दो वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यही बात लिखेंगे, चूंकि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए को बी से हम मिलाएंगे, ए बी उभयनिष्ठ जीवा होगी। इसलिए दूसरी बात क्या बताया गया था, ए बी एडी और एसी वृत्त के व्यास हैं। फिर लिखेंगे चूंकि एडी पहले वृत्त का व्यास है, तो जब एडी व्यास है तो ए बी डी ये जो कोण बन रहा है ये अर्धवृत्त का कोण हो जाएगा। व्यास से दो अर्धवृत्त बन जाते हैं, तो एक तरफ का अर्धवृत्त में अगर कोण ए बी डी बना है तो ये समकोण हो जाएगा। इसलिए कोण ए बी डी बराबर 90 अंश। कारण क्या है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इस कारण से। तो फिर इसी प्रकार क्या कहा जा सकता है, इसी प्रकार एसी दूसरे वृत्त का व्यास है, इसलिए कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। ये वाला कोण 90 अंश हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से अब दोनों को जोड़ लीजिए। कोण ए बी डी प्लस कोण ए बी सी बराबर 90 प्लस 90, तो ये बराबर हो गया 180 अंश। और फिगर में देखिए, जब ए बी डी में ए बी सी जोड़ेंगे तो डी बी सी ये टोटल कोण तैयार हो जाएगा। तो कोण डी बी सी 180 अंश आ गया। ये क्या बन गया, सरल कोण या ऋजु कोण हो गया, है ना। इसलिए निष्कर्ष क्या निकल आया, डीबीसी एक सरल रेखा है। इसका मतलब क्या हो गया, बी बिंदु रेखा डीसी पर स्थित है।
हो गया सत्यापन। यही आपको सत्यापन सिद्ध करना था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या बता रहा है। यदि किसी समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय होता है। तो समलंब में दो भुजाएं तो समांतर होती हैं, सबको पता है, और जो असमांतर भुजाएं हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो दोनों बराबर हैं। इनके बारे में कहा गया है कि ये दोनों बराबर हैं, ए बी सी डी। तो लिखेंगे क्या, चूंकि समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी है तो समांतर हो गई, तथा असमांतर भुजाएं ए डी बराबर बी सी, ये बताया गया है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। ज्ञात हो गया तुम्हारा। एक काम यहाँ पे कर लीजिए कि जितना आपका डीसी है डीसी के बराबर आप एई काट लें। क्या किया हमने, डीसी बराबर एई, ये कर लिया हमने रचना से। तथा अब जो एई, जब ए बी तुम्हारा डीसी के समांतर है तो ये एई समांतर डीसी हो जाएगा। तो सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हो गई। अतः ए सी डी की सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हैं, तो इसलिए ए सी डी एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अच्छी बात है। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोण ए जो है बराबर कोण ई हो जाएगा। इसलिए कोण डी ए ई या डी ए बी बराबर कोण सी ई बी। इसको समीकरण 2 डाल लेते हैं। तथा दूसरी बात देखिए, ये हो जाएगा संगत कोण के कारण। दूसरी बात, अब देखिए क्या किया गया था, ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो ये भुजाएं बराबर भी हो जाएंगी। इसलिए ए डी बराबर सी ई तथा ए डी समांतर सी ई, भाई समांतर चतुर्भुज है तो ये भी बात होगी। तो ए डी बराबर सी ई हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 डाल लेते हैं। अब पहले क्या बताया गया था, ए डी बराबर बी सी, ये भुजा इसके बराबर बताई गई थी। अभी क्या हुआ, ये भुजा इसके बराबर हो गई। तो अब निष्कर्ष क्या आ गया, आता है समीकरण 1 व ये 2 नहीं 3 है ना, 3 से क्या निष्कर्ष के निकल के आया, सी ई बराबर बी सी। तो सी ई बराबर बी सी हो गया। ये दोनों भुजाएं बराबर, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर। इस भुजा के सामने का ये कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण। इसलिए कोण सी ई बी बराबर कोण ई बी सी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। इस कारण ये बराबर हो गया। तो अब देखिए, अब इसको समीकरण नंबर 4 डाल लेते हैं। फिर देखिए ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज था, तो या यूं लिखें, चूंकि ए बी समांतर डी सी, देखिए ये दोनों समांतर हैं तो ये ए डी तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। क्या लिख देंगे, अतः कोण डी ए ई प्लस कोण
ADC बराबर 180 अंश। क्यों? तिर्यक रेखा AD के एक ही ओर के अंतः कोण, तो इन दोनों का योग हो गया 180 अंश। तो DAE अभी हमने देखा था कोण DAE जो था वो बराबर था, यहाँ पे देखिए ये कोण इस कोण के बराबर था। ये DAB है ना, काहे के बराबर? CEB के। तो इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं? कोण CEB प्लस कोण ADC बराबर 180 अंश। ये कहाँ से ले आए आप? समीकरण 2 से। अब देखो ये जो CEB समीकरण 4 में काहे के बराबर है? EBC के। इसलिए कोण EBC प्लस कोण ADC बराबर 180 अंश। ये समीकरण 4 से आ गया। ठीक, अब फिगर में देख लो EBC प्लस ADC, देखिए EBC प्लस ADC। अब देखो इस कोण का और इस कोण का योग 180 अंश आ गया। तो ये क्या है? ABCD के सम्मुख कोण है, और जब सम्मुख कोणों का योग 180 अंश आ गया, अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यही बात लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? इसलिए EBC का पूरा नाम ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 अंश। अतः चतुर्भुज ABCD चक्रीय है, और ये काम आपका प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। एक जोड़ा 180 अंश आ गया, इसी प्रकार हम दूसरे जोड़े को भी 180 अंश सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न। उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो त्रिभुज ABC तथा ADC हैं। तो भाई देखिए कर्ण को उभयनिष्ठ कहा गया है, और ABC और ADC हैं, तो कर्ण कहा गया तो इसका मतलब दो समकोण त्रिभुज हैं। चाहो तो यहाँ लिखो, लेकिन जब कर्ण कहा गया तो इसका मतलब क्या है? समकोण त्रिभुज हैं। तो जो चीज उभयनिष्ठ है उसको जरा हम सीधा खड़ा कर लेते हैं। AC है उभयनिष्ठ। एक तरफ हम ये समकोण त्रिभुज बना दिए हैं, और दूसरी तरफ हमने ये समकोण त्रिभुज बना दिया। अब ये देखिए दोनों समकोण त्रिभुज जो हैं थोड़ा सा अलग अलग स्टाइल के हो गए हैं। तो फिर जब ये दो समकोण त्रिभुज बना दिए हैं तो सिद्ध कीजिए कोण CAD, ये ABC हो गया और ये ADC हो गया, ये C है ना। CAD अर्थात ये कोण बराबर CBD, CBD अर्थात BD को भी मिलाना पड़ेगा। ये इन दोनों कोणों को आपको बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए भाई एक प्रमेय तुमको पढ़ाई गई है, ये समकोण है, तो अगर AC को हम व्यास लेकर के वृत्त बनाएं तो बिंदु B वृत्त पर स्थित होगा। क्यों? क्योंकि AC जब व्यास बन जाएगा तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, अर्थात ये देखिए बन जाएगा अर्धवृत्त। इसी प्रकार इस तरफ वाले त्रिभुज में आ जाओ, जब AC इसका व्यास है तो उसका भी व्यास होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ कर्ण है, तो इसमें भी यही कहानी हो जाएगी। इसका मतलब ये D बिंदु कहाँ होगा? इस वृत्त पर होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि उभयनिष्ठ
कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC दिए गए हैं। अब लिखेंगे इसलिए कोण ABC बराबर 90 अंश, ये ज्ञात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, AC अर्धवृत्त का व्यास होगा। कारण चूंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो AC अर्धवृत्त का व्यास होगा। इसी प्रकार AC त्रिभुज ADC में भी अर्धवृत्त का व्यास है, क्योंकि चूंकि कोण ADC बराबर 90 अंश। तो अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये कहां से ले आए, कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 अंश। दोनों कोणों का योग 180 होगा, तो ये क्या बन जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। अच्छा भाई, जब ये चक्रीय हो गया तो अब देखिए क्या करोगे। तो अतः CD जीवा के लिए एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होंगे। जब एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, कोण CAD बराबर कोण CBD। यही तुम्हें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया, सत्यापन हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या तुम्हारा 3 कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। यदि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र ये है, और दो समान जीवाएं हैं। एक जीवा हमने ले ली AB और दूसरी जीवा ले ली गई CD। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त में AB बराबर CD ज्ञात है। ये दो समान जीवाएं दी गई हैं, तो सिद्ध कीजिए इन जीवाओं के संगत खंड बराबर होते हैं। ये बिंदु P पर काट रही हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, ये दूसरी जीवा का खंड है, ये पहली जीवा का खंड है। इसी प्रकार ये पहली जीवा का खंड है और दूसरी जीवा का खंड है। संगत खंड का तात्पर्य बड़ा खंड बड़े खंड से, छोटा खंड छोटे खंड से। तो AP बराबर DP तथा BP बराबर CP, ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसके लिए देख लेते हैं। पहली जीवा पर एक लंब डाल लीजिए OM और दूसरी जीवा पर एक लंब डाल लीजिए ON और OP को मिला लीजिए। यदि OM लंब AB है ना, कहाँ से, रचना से, तो इसलिए क्या हो जाएगा
केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। AM बराबर BM हो जाएगा समीकरण नंबर 1 तथा है ना ON लंब कहाँ पर CD पर, ये भी रचना से है, इसलिए CN बराबर DN बराबर ये भी कह सकते हो CD बटा 2, इसको भी बराबर कह सकते हो AB बटा 2। ये समीकरण 2 हो गया। अब आगे चलिए देखिए। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पे 2 बन गए, एक ये और एक ये। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज OMP तथा त्रिभुज ONP में क्या कोण OMP बराबर कोण ONP बराबर 90 अंश। ये लंब डाले गए हैं, है ना, इसलिए समकोण है। दूसरी बात OM बराबर ON, OM और OM क्यों? समान जीवाएं समदूरस्थ होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। एक प्रमेय तुमको पढ़ाई गई, वृत्त में समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। यहाँ पर केंद्र से लिख लीजिए। तो OM बराबर ON हो गया। OP उभयनिष्ठ है। OP क्या है? उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में है। तो देखिए नियम कौन सा लग गया? समकोण OP हो गया कर्ण, OM हो गया भुजा। तो अतः समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OMP सर्वांग सम त्रिभुज ONP। अतः इनके संगत भाग बराबर होंगे। कौन से संगत भाग बराबर हो जाएंगे? ये PM बराबर PN हो जाएंगे, इसलिए PM बराबर PN हो जाएंगे। ये समीकरण 3 बन गया। अब देखो समझो जरा, अभी हमने क्या देखा था कि AP क्या हो जाएगा? AM प्लस PM हो जाएगा। और इधर AM को क्या कहा था? AB का आधा। और AB बराबर CD इधर ज्ञात है। तो अब लिखेंगे चूंकि वृत्त में AB बराबर CD ज्ञात है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 2AM और CD बराबर क्या हो जाएगा? ये 2AM कर दिया और 2DN। यहाँ पे हम कह सकते हैं M और N, M तथा N जीवाओं के मध्य बिंदु हैं। ये दो दो कट गया। AM बराबर क्या आ गया? DN। समीकरण 4 हो गया। इसी प्रकार तो अब समीकरण 3 में, इसलिए समीकरण 3 में 4 जोड़ने पर, तो 3 में 4 जोड़ दो तो देखिए क्या होगा। जब 3 में 4 जोड़ोगे समीकरण, तो आइए हल करते हैं। PM प्लस AM प्लस PM बराबर इधर क्या हो जाएगा? PN
प्लस dn। तो AM में PM जोड़ दोगे, फिगर में देखो, ये AM में PM जोड़ दोगे तो AP आ जाएगा, PN में DN जोड़ दोगे तो DP आ जाएगा। तो ये आ गया AP बराबर DP। समीकरण 5 हो गया और ये एक पार्ट प्रूव्ड हो गया। ये तुम्हें सिद्ध भी करना था। अब चलते हैं, अब लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण, अभी जोड़ा था हमने 3 में 4, 4 में 3 घटाने पर, तो देखिए AM में PM घटाएंगे और इधर क्या है DN में PN घटाएंगे। तो AM बराबर था BM के, PM घटाएंगे, DN बराबर था CN के, तो PN घटाएंगे, तो BM में PM घटाओगे तो आ जाएगा BP। इसी प्रकार CN में PN घटाओगे तो ये आ जाएगा CP। ये समीकरण नंबर 6 डाल दो, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार कहा जा सकता है, अतः AP बराबर DP तथा BP बराबर CP। यही तुमको सिद्ध करना था, है ना। इसलिए जीवाओं के संगत खंड समान होंगे। हो गया तुम्हारा सत्यापन। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। 2 संकेंद्रीय वृत्तों में जिनकी त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए भाई, 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। और संकेंद्री का मतलब दोनों का केंद्र एक ही है, तो इसका नाम हमने O रख लिया। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये देखिए बड़े वृत्त की एक जीवा है, इसका नाम हमने रखा है AB, और ये देखो बिंदु P पर स्पर्श कर दिया इसने। तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए AO क्या हो गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और OP क्या हो गया, छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो ये 13 है, ये 5 है। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार बड़े वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 13 सेंटीमीटर तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या OP बराबर 5 सेंटीमीटर। चूंकि जीवा AB संकेंद्रीय वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, इसको स्पर्श कर रही है। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक नियम होता है, हालांकि अभी तुम्हारी कक्षा में नहीं है लेकिन जरूर पाया जाएगा। वृत्त को यदि कोई रेखा स्पर्श करे तो स्पर्श बिंदु से जो हम त्रिज्या खींचते हैं वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त के, ये नियम याद कर लीजिए, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर
लंब होती है, इसलिए ये देखिए ओपी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है भी। जब ये लंब होती है तो कोण ओपीए बराबर कोण ओपीबी बराबर 90 अंश होगा। तो इसका मतलब ये ओपीए क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज ओपीए में पाइथागोरस लगा दो, ए ओ स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से तो बराबर क्या हो जाएगा, अब जब पाइथागोरस प्रमेय लगाया 13 स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 का 75 करोगे तो 169 में 25 घट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी ए पी स्क्वायर। तो ए पी बराबर √144 आ जाएगा। ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ओपी लंब था तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो चूंकि ओपी लंब ए बी, इसलिए ए पी बराबर बीपी। तो बीपी भी 12 सेंटीमीटर हो गया। तो इसलिए जीवा ए बी बराबर 12 + 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये ही तुमको निकालना था और ये आपका कार्य कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार छठा प्रश्न देखिए, दो संकेंद्रीय वृत्तों में, तो दो वृत्त क्या है, संकेंद्रीय हैं। तो ये एक छोटा वृत्त हो गया और ये बड़ा वृत्त हो गया। दो संकेंद्रीय है तो केंद्र हो गया ओ। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को बिंदुओं सी तथा डी पर काटे। तो एक जीवा हमने ये खींच दी है, ए बी जीवा छोटे वृत्त को सी तथा डी पर काटती है। चूंकि जीवा ए बी छोटे वृत्त को सी तथा डी पर काटती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी डी छोटे वृत्त की जीवा बन गई और ए बी बड़े वृत्त की जीवा बन गई। तो अगर हम पहले आते हैं छोटे वृत्त के लिए, इसलिए सी डी क्या है, जीवा है और हमने ओपी लंब डाल दिया, ये एक बिंदु पी ले लिया, ओपी लंब सी डी रचना से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी पी बराबर डी पी, समीकरण 1 है ना। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये इसका कारण हो गया, सी पी बराबर डी पी आ गया। तो इसी प्रकार बड़े वृत्त के लिए, तो बड़े वृत्त में क्या हो जाएगा, ओपी लंब ए बी हो जाएगा। अतः जब ओपी ए बी पर लंब आ जाएगा तो ए पी बराबर बी पी हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1
घटाने पर 2 वाले से 1 वाला घटाना है। AP माइनस CP बराबर BP माइनस DP। अब फिगर में आ जाओ। इस पूरे AP से अगर आप CP निकाल दोगे तो क्या बचेगा? AC बच जाएगा। इसी प्रकार पूरे BP से DP निकाल दोगे तो BD बच जाएगा। ठीक है ना? एक तरफ AC एक तरफ BD, और यही तुम्हें सत्यापित करना था। तो इस प्रकार आज की वीडियो में विद्यार्थियों ने वृत्त संबंधी 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखा है।